हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले नैतिक विकास का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने, लेकिन जीन पियाजे ने नैतिक विकास को आगे नहीं बढ़ाया। आगे किसने बढ़ाया? तो आगे बढ़ाया कोहलबर्ग ने। तो याद रखिएगा, नैतिक विकास का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया कोहलबर्ग ने। इसलिए हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोग कोहलबर्ग को बताएंगे। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है? नैतिक विकास का मतलब होता है कि सही गलत की पहचान करना। जब बच्चे सही गलत की पहचान करना सीख जाते हैं, वो ये सीख जाते हैं कि क्या करने से सही रहेगा, क्या करने से गलत रहेगा, क्या करने से हमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो जब इस तरह की समस्या का जब बच्चे समाधान करना सीख जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि उसमें मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, नैतिक विकास हो चुका है। कोहलबर्ग ने कहा था कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसका जो है नैतिक विकास बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये बात कही थी कोहलबर्ग ने। इसी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे कि कोहलबर्ग ने किस तरह से लोगों को 3 लेवल में बांटा। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्रत्येक लेवल का 2-2 स्टेज देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को एग्जाम में वो लेवल और स्टेज लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसी में हम लोग उसको समझते हुए, हर एक लेवल हर एक स्टेज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि 3 लेवल कौन कौन सा है, प्री कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल क्या है और पोस्ट कन्वेंशनल क्या है। ठीक है, जो साथी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। कोहलबर्ग का जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रत्येक पेपर का प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक पेपर का जो है वीडियो बना चुके हैं अच्छे नोट्स के साथ। आप लोग वहाँ जाके जो है प्रत्येक पेपर का जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कि कोहलबर्ग ने किस प्रकार से नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले हम लोग इसका सिद्धांत को पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। कोहलबर्ग का पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कोहलबर्ग जो है अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जो शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे कोहलबर्ग, और वहीं पे रहकर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। याद रखिएगा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसमें नैतिक विकास बढ़ते जाता है। कोहलबर्ग ने यह कहा कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ते जाता है, उसमें नैतिक विकास बढ़ते जाता है। ये बात सही है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को सही गलत का पहचान नहीं था। जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ा, तो हम लोग सही गलत की पहचान करने लगे। हम लोग ये समझने लगे कि क्या करना सही रहेगा या क्या करना गलत रहेगा। इसकी जब समझ उत्पन्न हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि नैतिक विकास हो चुका है। ठीक है, नैतिक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे सही गलत की पहचान करना सीख जाता है। नैतिक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे जो है सही गलत की पहचान करना सीख जाता है, कि क्या करना सही रहेगा, कि क्या करना गलत रहेगा। इसी में एक बहुत ही लघु कथा है, जो हम लोग उसके बाद वाला वीडियो में लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कोहलबर्ग ने एक लघु कथा लिखा था हिंज पर। हिंज जो है एक गरीब आदमी रहता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं रहता है कि वो अपनी पत्नी का इलाज कर सके। उसका जो दवाई लाने जाता है, तो वो काफ़ी महंगा दवाई होता है। उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो महंगा दवाई जो है वो खरीद नहीं पाता है, तो वो दवाई को चुरा लेता है। तो उस पर जो है कई सारा प्रश्न बन जाता है, क्या दवाई चुराना सही था? अगर वो दवाई नहीं चुराता तो उसकी पत्नी मर जाती। यदि वो दवाई चुराता है तो वो समाज के लिए जो है गलत काम करता है, या उसे जेल जाना पड़ सकता है। या वो दवाई चुरा भी लेता है तो वो जेल चले जाता है,
तो उसकी पत्नी तक दवाई पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लघु कथा है, लघु कहानी है, जो इसके बाद वाला वीडियो में हम बताएंगे, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, जो कोहलबर्ग ही ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। बच्चों में किस प्रकार नैतिक विकास होता है उससे संबंधित कोहलबर्ग ने 2 टर्म दिए। यानी बच्चों में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है उससे संबंधित कोहलबर्ग ने 2 टर्म दिए, 2 बात बताए उन्होंने। क्या क्या बताया? एक बताया मोरल डिलेमा और एक बताया मोरल रीजनिंग। अब ये 2 क्या होता है इसको समझते हैं। मोरल डिलेमा को हिंदी में बोलते हैं नैतिक द्विविधा, ठीक है, और मोरल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं नैतिक तर्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मोरल डिलेमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिक द्विविधा। मोरल डिलेमा क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मोरल डिलेमा का मतलब जब आपके सामने में कोई भी समस्या आ गया तो आप दुविधा में पड़ गए। ठीक है, तो वही आपका मोरल डिलेमा हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। मोरल डिलेमा एक प्रकार की परिस्थिति है। मोरल डिलेमा क्या है? यानी नैतिक द्विविधा एक प्रकार का परिस्थिति है, एक प्रकार का समस्या है, जिसमें आप दुविधा में रहते हैं कि क्या करना सही रहता है या क्या करना गलत रहता है। इसमें आप दुविधा में रहेंगे कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। इसमें आप हल नहीं खोजेंगे, इसमें आप दुविधा में रहेंगे, जिससे आपके सामने कई सारे ऑप्शन रहते हैं। इसे ही मोरल डिलेमा कहते हैं, इसे हम लोग नैतिक द्विविधा कहते हैं, जिसके आपके सामने में कई सारे ऑप्शन रहेंगे। आप ये सोचिएगा कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। आप इस तरह का जब दुविधा में पड़ गए तो इसी को हम लोग बोलेंगे मोरल डिलेमा। ठीक है, और मोरल रीजनिंग क्या होता है? नैतिक तर्क। मोरल रीजनिंग से हम सोचना शुरू करते, इसमें हम क्या करेंगे? सोचना शुरू करेंगे, इसमें हम सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, या क्या करने से सबसे कम गलत होगा। यही सोचना ही मोरल रीजनिंग कहा जाता है। यही सोचना क्या कहलाएगा? मोरल रीजनिंग कहलाएगा, यानी नैतिक तर्क कहलाएगा। इसमें आप सोचना शुरू करिएगा कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। इसमें क्या होता है? मोरल डिलेमा में हम सोचते नहीं है, लेकिन हम दुविधा में रहते हैं। जब आप सोचना शुरू कीजिएगा तो इसका मतलब आप मोरल रीजनिंग में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो दोनों अंतर है। मोरल डिलेमा होता है कि आप समस्या में जब पड़े हुए हैं, दुविधा में हैं, तो वो मोरल डिलेमा हो गया। जब आप उसका समाधान खोजने लगे तो आप मोरल रीजनिंग करने लगे, यानी नैतिक तर्क करने लगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ समझ में आ गया, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। अब कोहलबर्ग ने लोगों को 3 लेवल में डिवाइड किया। कोहलबर्ग ने लोगों को कितने लेवल में डिवाइड किया? 3 लेवल में, याद रखिएगा 3 लेवल। ठीक है, कौन कौन लेवल हो गया? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये तीनों लेवल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को लिखना पड़ता है। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिया। कौन कौन लेवल है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसका हिंदी होता है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है, अब प्रत्येक लेवल का 2-2 स्टेज है। ठीक है, अब देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल, इसका 2 स्टेज होगा। इसका 2 स्टेज है। कौन कौन है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, इंडोलिज्म। 2 इसका स्टेज हो गया। ठीक है, फिर कन्वेंशनल का 2 स्टेज है। कौन कौन है? गुड बॉय और गुड गर्ल। दूसरा है लॉ और ऑर्डर मेंटेनिंग। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का भी 2 स्टेज है। कौन कौन? सोशल कॉन्टैक्ट और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस प्रकार हम देखें कि 3 लेवल हो गया। एक हो गया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्रत्येक लेवल के 2-2 स्टेज हैं। ठीक है, तो टोटल 6 जो है स्टेज हो गया, 6 स्टेज हो गया, और 3 जो है क्या हो गया? लेवल हो गया। याद रखिएगा 3 लेवल, यानी 3 लेवल में हम देखेंगे तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये लेवल हो गया, और प्रत्येक का 2-2 क्या है? स्टेज है। इसको हम विस्तार से जो है समझते हुए आगे समझेंगे कि प्री कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल क्या होता है। ठीक है, और उसका दोनों स्टेज को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक अवस्था। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है? ये लेवल प्री एडोलसेंट वाले बच्चों में पाया जाता है। यानी ये जो लेवल है प्री एडोलसेंट, प्री एडोलसेंस का मतलब हुआ किशोरावस्था से पहले का आयु का बच्चा। ठीक है, यानी कि 4 से 10 साल तक के होते हैं। यानी इस लेवल में जो बच्चा होगा वो 4 से 10 साल तक के आयु का होगा, यानी प्री एडोलसेंस वाले बच्चे आएंगे।
इसमें बच्चे की मोरल रीजनिंग दूसरों के बताए गए सोच को सही मानते हैं। यानी इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के बताए गए बातों को सही मानते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा उसको अगर अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो है उसको बता दिया कि यदि आप ये काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, तो बच्चा वो काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे बच्चे का अपना थिंकिंग नहीं होता है, वो दूसरे के बताए गए बातों को सही मानता है। ठीक है, इसी में हम लोग पहला स्टेज पढ़ेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल का पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञाकारी। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का मतलब हुआ दंड एवं आज्ञाकारी। नाम से ही लग रहा है, पनिशमेंट यानी दंड दिया जाएगा और ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी। इसमें बच्चे को यह समझाया जाता है कि अगर ये काम आप करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। इसमें बच्चे ये नहीं सोचेगा कि ये करना सही रहेगा या गलत रहेगा, वो सिर्फ दंड के मारे यानी कि उसको डर से जो है वो इस काम को नहीं करेगा। इसलिए इसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहा गया है, आज्ञा का पालन करना है। इस अवस्था में बच्चे सबसे छोटे होते हैं। इस अवस्था में बच्चे के क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। इसमें नैतिक विकास दंड एवं आज्ञाकारी पर होते हैं। इसमें जो नैतिक विकास होता है वो दंड एवं आज्ञाकारी पर होता है, यानी कि इसमें जो नैतिक विकास होगा वो दंड और आज्ञाकारी के अनुसार होगा। ठीक है, इसमें बच्चा यह सोचता है कि यदि यह कार्य करने से मुझे पनिशमेंट मिल सकता है तो वो नहीं करेगा। इसमें बच्चा ये सोचेगा कि अगर हम ये कार्य करते हैं तो मुझे दंड मिलेगा यानी पनिशमेंट मिलेगा, तो बच्चा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बच्चे बड़े की आज्ञा को मानते हैं, खुद का नैतिक क्षमता नहीं होता है। उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है कि क्या हम ये काम नहीं करेंगे तो मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। अगर बड़े आदमी उसको बोल दिया कि ये काम नहीं करना है, अगर करिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा, तो इस हिसाब से बच्चे जो है यहाँ पे बड़े के बात को आज्ञा को मानते हुए अपना नैतिक क्षमता नहीं होता है, वो बड़े के बातों को मानता है। इसलिए इस स्टेज को हम लोग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअलिज्म, प्रतिफल एवं पुरस्कार। ये दूसरा स्टेज हुआ प्री कन्वेंशनल का। इस अवस्था में बच्चा यह देखता है कि सामने कौन है और सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। यानी इस अवस्था में बच्चा ये देखता है कि सामने कौन है और सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। मैं भी उसी तरह का व्यवहार करूँगा, यानी टिट फॉर टेट की भावना बच्चे में रहेगी। बच्चे ये सोचेगा कि मेरे सामने जो व्यक्ति हैं वो मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यदि वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे, तो यदि वो खराब व्यवहार कर रहा है तो हम भी खराब व्यवहार करेंगे। यहाँ पे टिट फॉर टेट की भावना बच्चे में रहती है, इसलिए इस अवस्था को हम लोग टिट फॉर टेट भी कहते हैं। ये आप लोग के सीटेट में भी पूछता है कि टिट फॉर टेट किस लेवल में जाता है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में जाता है। ठीक है, उस पर भी कौन सा स्टेज में, तो दूसरे स्टेज में म्यूचुअल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअलिज्म स्टेज में जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे टिट फॉर टिट करके सोचते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सामने वाले मेरे साथ खराब करेगा तो हम भी उसके साथ खराब करेंगे, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना रहे। इसमें बच्चे पुरस्कार पाने के लिए एक्सपेक्ट रखते हैं। इसमें बच्चे जो है पुरस्कार पाने के एक्सेप्ट रखते हैं, यानी कि वो पुरस्कार पाना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ तो सामने वाला अच्छा व्यवहार करके मुझे रिवार्ड देना चाहिए। इसमें बच्चे ये सोचेंगे कि हम अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला जो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करके मुझे क्या देगा, पुरस्कार देगा, नहीं कि रिवार्ड देगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है पुरस्कार पाने का क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें वो भावना रखते हैं। ठीक है, तो ये था पहला लेवल, प्री कन्वेंशनल खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल लेवल, यानी कि इसको हम लोग पारंपरिक अवस्था कहते हैं। ये क्या है इसको समझते हैं। ये लेवल में एडोलसेंस वाले बच्चे आते हैं। इसमें कौन सा बच्चा आता है, एडोलसेंस वाले बच्चे आते हैं, नहीं किशोरावस्था वाले बच्चे आते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले वाले हम लोग देखे कि किशोरावस्था से पहले वाले बच्चे आते थे, जिसमें व्यक्ति सोसाइटी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। देखिए कन्वेंशनल लेवल में बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक रूप से रहते हैं, यानी सोसाइटी के नियम का पालन करते हैं। इसमें यह देखेगा बच्चा कि सोसाइटी ने जो नियम बनाया वो सही है,
यहाँ पे लोगों का भलाई नहीं देखेगा। यदि सोसाइटी का नियम से लोगों का भलाई हो रहा है या नहीं रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी ने जो नियम बनाया है वो सोसाइटी के ही नियम को सही मानता है, सोसाइटी के नियम को मानेगा सही इसमें, ठीक है। कि क्या करना सही या क्या करना गलत है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं तथा अपनी आवश्यकता के साथ दूसरों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखता है। इसमें सोसाइटी के नियम को सही मानेगा, उसके साथ साथ वहाँ पे समाज में रहने वाले लोगों को भी वो ध्यान रखेगा, ठीक है। इसमें पहला आएगा स्टेज गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस स्टेज में लड़का या लड़की अच्छा बनने का कोशिश करेगा, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे ये देखते हैं कि हमसे जुड़े वही लोग जैसे माता पिता, शिक्षक, साथी हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। इसमें वो माता पिता, शिक्षक, साथी समूह के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि इसमें बच्चे से जुड़े हुए कौन कौन है, तो माता पिता है, शिक्षक है, साथी समूह है। तो इसमें बच्चा ये देखता है कि हमसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, शिक्षक रहे या माता पिता रहे या साथी रहे, तो वो मेरे साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। यदि वो अच्छा व्यवहार करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार बनने का कोशिश करेंगे, गुड बॉय बनने का कोशिश करेगा, गुड गर्ल बनने का कोशिश करेगा, ताकि वो उनके सामने अच्छा बन पाए। इसीलिए इस अवस्था को गुड बॉय या गुड गर्ल कहते हैं। जैसे एडोलसेंस के बच्चे समूह में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं जो समाज के लिए एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका समूह के साथ रिलेशन अच्छा बना रहे। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझिए कि एडोलसेंस वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने समूह के साथ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। यदि इसमें बच्चा ये सोचता है कि यदि हम ये काम नहीं करते हैं तो उसके साथी समूह जो है उससे नाराज़ हो जाएंगे, उससे दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने साथी समूह के सामने अच्छा बनने के लिए वो इस काम को करता है, ताकि वो दुखी ना रहे, वो क्या रहे, उससे दोस्ती बनाए रहे। चाहे वो समाज के लिए एक्सेप्ट है या नहीं है उसको वो परवाह नहीं करता है, वो अच्छा बन के रहना चाहता है अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अपने साथी समूह के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसका पहला स्टेज था गुड बॉय या गुड गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, कानून और क्रम व्यवस्था। कानून और क्रम व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। इस अवस्था में बच्चे लोग समाज के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो भी अवस्था में बच्चे रहते हैं वो समाज के नियम के अनुसार कार्य करते हैं, कि समाज ने जो नियम बना दिया उसी के अनुसार बच्चे कार्य करते हैं, ठीक है। चाहे वो उस नियम से लोगों का भलाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी वो परवाह नहीं करता है, लेकिन समाज के नियम को वो बनाए रखना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करते हैं कि क्या करते हैं, वो समाज के नियमों को बनाए रखना चाहता है जिससे समाज के सदस्यों में सहयोगिता बने रहे। इसमें क्या है, वो समाज के नियम को सही मानता है, लोगों की परवाह नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग जो व्यवस्था है ये आपका कन्वेंशनल लेवल में आता है और इस लेवल में समाज के नियम को सही मानता है, लोगों की परवाह नहीं करता है, ठीक है। चलिए तीसरा लेवल आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें वैसे लोग आते हैं जो एडोलसेंस के बाद वाले आते हैं, यानी एडोलसेंस के बाद वाले यानी किशोरावस्था के बाद वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। इस अवस्था में लोग ये देखता है कि समाज में बनाए गए नियम से लोगों का भला हो रहा है या नहीं। इसमें यह देखेगा कि समाज जो नियम बनाया है उससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रूल को तोड़ देना चाहिए, तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, ऐसे नियम का पालन नहीं करना चाहिए। यानी कि समाज ने जो नियम बनाया है उससे लोगों का भलाई हो रहा है तो सही है, अगर लोगों का भलाई नहीं हो रहा है तो इस नियम को जो है तोड़ देना चाहिए, इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए। जबकि इससे पहले वाले हम लोग लेवल में देखे थे कन्वेंशनल में, उसमें क्या था कि समाज के नियम का पालन करता था, वहाँ पे लोगों की परवाह नहीं करता था। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे समाज के नियमों का पालन, यदि समाज के लोगों का भला नहीं हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देगा।
यहाँ पे लोगों की परवाह कर रहा है, समाज के नियम की परवाह नहीं कर रहा है। उन्हें खुद के तर्क के आधार पर करनी चाहिए। यह मोरलिटी का सबसे उच्च स्तर है। ये मोरलिटी का यानी नैतिकता का सबसे उच्च स्तर माना जाता है, जिसमें समाज के नियम को नहीं मानता है, यहाँ पे लोगों की भलाई को सही मानता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहला स्टेज पढ़ेंगे। इसमें पहला स्टेज क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। ठीक है, इस अवस्था में लोग यह मानते हैं कि समाज में जो नियम बनाए हैं तो उनसे यदि लोगों का भला होता है तो मानना चाहिए रूल को। यदि इस नियम से लोगों का भला नहीं होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। इसमें किसी नियम को फॉलो कर व्यक्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसमें सोसाइटी के नियम को ना चुनकर लोगों की भलाई को चुनते हैं। समझ में आ गया कि समाज में जो नियम बनाए हैं उससे यदि लोगों का भला होता है तो मानना चाहिए उस रूल को। यदि उस नियम से लोगों का भलाई नहीं होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। उस नियम और कानून से यदि नुकसान होता है तो उससे जो है लोगों को यदि नुकसान होता है तो उस लॉ और नियम को तोड़ देना चाहिए। यहाँ पे सोसाइटी के नियम को ना मानकर हम लोग लोगों की भलाई को सही मानते हैं। जैसे पुराने ज़माने में सती प्रथा था, किसी पति मर जाता था तो पत्नी को उसके साथ जलाया जाता था। तो ये समाज का नियम था, जो ये नियम बहुत गलत था, उसको क्या किया, ख़त्म किया गया। ठीक है, तो इससे लोगों की भलाई नहीं होता था। तो समाज के नियम से यदि लोगों का भलाई नहीं होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समाज किसके लिए है? लोगों के लिए। लोगों के लिए समाज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लोगों का यदि भलाई होता है तो समाज के नियम को बनाए रखना चाहिए। यदि लोगों का भलाई नहीं होता है तो समाज के नियम को तोड़ देना चाहिए, जबकि इसका उल्टा था कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। जो सीटेट में कभी कभी पूछता है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस लेवल में जाएगा, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जाएगा। ये अंतिम अवस्था है मॉरल डेवलपमेंट का। ये सबसे अंतिम अवस्था माना जाता है मॉरल डेवलपमेंट का। ठीक है, ये हाईएस्ट स्टेज है, ये उच्चतम अवस्था है कि जहाँ तक व्यक्ति सोच सकता है, सबसे उच्चतम सोच कर सकते हैं, सबसे उच्चतम नैतिक विकास कर सकते हैं। इसमें लोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचते, वो यूनिवर्सल लेवल पर सोचते हैं। इसमें जो सोचते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेगा, वो यूनिवर्सल के बारे में सोचेगा, यानी कि सार्वभौमिक सभी को लेके सोचेगा। ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों का भला होता है और दूसरों का भला करने के लिए उस लेवल तक जाते हैं जहां वो अपना जान का खतरा या रिस्क लेते हैं, जिससे उनका मृत्यु भी हो सकता है। यदि इसमें क्या होता है कि इसमें यूनिवर्सल लेवल पर वो सोचता है, यानी सार्वभौमिक लेवल पर सोचेगा, और इसमें यदि वो अपने जान की परवाह नहीं करता है, वो रिस्क ले लेता है, उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार इस लेवल के लोग इतने रिस्क लेते हैं कि जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो सके। इसको हम ऐसे समझते हैं कि लाखों लोगों का समूह है। जैसे हम लोग समझते हैं कि यदि लाखों लोगों का समूह है, वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाला है, हम इसका सूचना तुरंत सरकारी अधिकारी को दे देते हैं, जिससे वहाँ पे कई सारे लोगों का जान बच जाता है। इससे हमको खतरा भी है। ठीक है, मेरी जान को खतरा भी है इस सूचना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सोचने वाला रहेगा वो हाईएस्ट लेवल पर सोचेगा, नैतिक जो विकास होगा वो उच्चतम लेवल पर होगा। वो किसी एक व्यक्ति का परवाह नहीं करेगा, वो वहाँ के सार्वभौमिक लेवल पर व्यक्ति का परवाह करेगा, ताकि वहाँ पे सभी व्यक्ति की जान बच जाए। यहाँ पे जो नैतिक विकास होगा वो सार्वभौमिक लेवल पर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे बारे में सोचता नहीं है। यहाँ पे सार्वभौमिक यानी सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है नैतिक विकास होता है, और ये सबसे उच्चतम नैतिक विकास होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है, उस पर भी दूसरा वाला स्टेज में। इस प्रकार कोहलबर्ग ने कहा कि दुनिया में मॉरल डेवलपमेंट इसी तरह से चलते हैं, वो जिस एज में है उसी के अकॉर्डिंग मॉरलिटी दिखाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। यानी इस प्रकार कोहलबर्ग ने कहा कि दुनिया में जो मॉरल लेवल है यानी नैतिक का जो स्तर है वो उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा।
और वह उसके अकॉर्डिंग ही नैतिकता दिखाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उसका नैतिक विकास बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था, जिसमें हम लोग पढ़े 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तीनों का 2-2 स्टेज पढ़े और अच्छे से जो है अच्छे से इसका जो है 2-2 स्टेज को हम लोग अच्छे से उसका हम लोग नोट्स के साथ जो है देखें। ठीक है, तो 3 लेवल और 6 स्टेज को देखें। कोहलबर्ग की कुछ आलोचनाएं भी किया गया, जिसका वीडियो हम लोग इसके बाद वाला लाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग कोहलबर्ग ने किस प्रकार जो है हिंज पे जो है एक लघु कथा बनाया था, इसके बाद वाला हम लोग टॉपिक जो आएगा उसी पे हम लोग छोटा सा एक लघु कथा, उसके बाद वाला वीडियो आएगा। उसके बाद जो है कोहलबर्ग की नैतिक विकास की कुछ आलोचनाएं भी किया गया, यानी कि कुछ उसका डिमेरिट भी निकल गया, जो हम लोग उसके बाद वाले वीडियो में लाएंगे। उम्मीद करते हैं कोहलबर्ग का जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।